Hi students, here I have the next chapter from your book. This is the fifth poem titled The Rime of the Ancient Mariner, written by Samuel Taylor Coleridge. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पोएम की. The Rime of the Ancient Mariner is one of the best known classical poems written in English, containing some very beautiful and memorable lines. तो ये एक यादगार पोएम है. ये बेस्ट नोन क्लासिकल पोएम है, यानी कि जो एंशियंट इंग्लिश लिटरेचर है उसका ये एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन है. It is a ballet. That is, it tells a story. So what do we come to know that although ये एक पोएम है, पर इस पोएम में हमें एक कहानी पता चलेगी. It tells us a story. And what kind of a story it is? It is a lyrical story. ये जो कहानी है ये ऐसे फॉर्मेट में लिखी हुई है कि इसमें इतने सारे पोएटिकल डिवाइसेस यूज हुए हैं, इसमें राइमिंग यूज हुई है, इसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट है. एंड दैट इज व्हाई दिस स्टोरी इज अ पोएम. नाउ बैले पोएट्री usually includes old fashioned words and spellings. ये जो फॉर्म है बैले पोएट्री ये बहुत ही ओल्डन टाइम्स का है. ये एक एंशियंट वे है पोएट्री लिखने का और इसी वजह से इसमें कुछ ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स हैं. ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आजकल हम जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हम यूज नहीं करते हैं. कुछ ऐसे आपको पुराने टाइप के वर्ड्स मिलेंगे जो कि आप वैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अदरवाइज तो हम जो वर्ड्स सीखते हैं वो हमारे लिए न्यू वर्ड्स होते हैं, बट इस पोएम में हम कुछ एंशियंट और ओल्ड फैशन वर्ड्स सीखेंगे जो कि आजकल हमने बोलने छोड़ दिए हैं. और इसमें कुछ ऐसे स्पेलिंग्स भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल हैं. अनयूजुअल इसीलिए हैं क्योंकि अब वो हम यूज नहीं करते हैं, वो ओल्ड फैशन है, वो पुराने टाइम के हैं. अब थोड़ा सा टाइटल डिस्कस करते हैं इस पोएम का. द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. ये जो वर्ड है राइम, ये भी अनयूजुअल है. इसके भी जो स्पेलिंग्स हैं ये थोड़े डिफरेंट हैं. एक्चुअली ये वर्ड है राइम. तो जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें कुछ ओल्ड फैशन्ड अनयूजुअल स्पेलिंग्स हैं. तो सबसे पहला इंस्टेंस तो हमें टाइटल में ही देखने को मिल जाता है. RIME लिखा हुआ है, पर इसके जो एक्चुअल स्पेलिंग्स आज की डेट में हम यूज करते हैं वो है RHYME. दिस इज राइम. तो जैसे कि टाइटल में ही पोएट कह रहे हैं राइम, सो दिस इज अ पोएम. इट हैज अ म्यूजिकल इफेक्ट. फर्दर दिस इज द एंशियंट मैरिनर. तो यहाँ पे जो वर्ड है एंशियंट, ये दो चीजें सिग्निफाई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंशियंट मीन्स दैट इट रिलेट्स टू ओल्डन टाइम्स. पुराने समय के बारे में ये पोएम लिखी हुई है, बहुत ही ओल्ड टाइम्स की पोएम है. और सेकेंडली, एंशियंट का मतलब है द ओल्ड मैन. जिस आदमी की ये कहानी है, जो आदमी ये कहानी सुना रहा है, वो एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है. एंड द वर्ड मैरिनर. नाउ द वर्ड मैरिनर मीन्स सेलर. एक जो पर्सन शिप पे सेल करता है और समुंदर में ट्रैवल करता है उसको हम सेलर या फिर मैरिनर भी कहते हैं. So now let's get started. Let us read the poem. Let us see the topics which we will cover in this chapter. First of all, I'll talk about the poet. Then I'll give you a background of the poem. This will be followed by the poem and its explanation. Then there will be a summary and then the question and answers. So let's get started. First of all, I'll talk about the poet Samuel Taylor Coleridge. He was born in the year 1772 in United Kingdom and he died in the year 1834. Students, this is Samuel Taylor Coleridge. He was an English poet.
literary critic and philosopher who with his friend William Wordsworth was a founder of the romantic movement in England. अब विलियम वर्ड्सवर्थ एक और पोएट है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस थे और ये और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों फ्रेंड्स थे और इन्होंने इकट्ठे इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट की थी. नाउ व्हाट इज रोमांटिक मूवमेंट? It is an artistic, literary, musical and intellectual movement that originated in Europe towards the end of the 18th century. Romanticism was characterized by its emphasis on emotion and individualism as well as glorification of all past and nature. तो बेसिकली ये जो रोमांटिक मूवमेंट थी इसका एम था इमोशंस और इंडिविजुअल के बारे में पोएट्री या राइटिंग्स हैं वो क्रिएट करना और वो जो भी पास था इनका और जो नेचर है यानी कि हमारे आसपास जो नेचुरल चीजें हैं उसको भी ग्लोरीफाई यानी कि प्रेज करते थे अपनी राइटिंग्स में. द नोटेड पोएट्स वर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पर्सी शेली, विलियम ब्लेक एंड जॉन क्लेयर. तो अब ये जो रोमांटिक मूवमेंट थी उसके जो फेमस या बहुत ही नोटेड पोएट्स से जो मेंबर्स थे उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. तो एक तो इन्होंने ये रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट की थी इंग्लैंड में एंड ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द लेक पोएट्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लेक पोएट्स? The Lake Poets were a group of English poets who all lived in the Lake District of England. इंग्लैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट और जितने भी इंग्लिश पोएट्स लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उस ग्रुप का नाम था लेक पोएट्स. At the turn of the 19th century, they are considered part of the romantic movement. तो यही जो लेक पोएट्स थे इन्होंने ही मिलके ये रोमांटिक मूवमेंट भी स्टार्ट की थी. The three main Lake poets were William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey. तो एक तो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, एक इनके फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एक मेन पोएट जो लेक पोएट्स का पार्ट थे वो थे रॉबर्ट साउथी. Samuel's father was the Reverend John Coleridge, the well-respected vicar of St. Mary's Church and headmaster of the King's School. Vicar means priest. जैसे मंदिर में पुजारी होता है तो चर्च में प्रीस्ट होता है या फिर हम उसको कहते हैं पैस्टर. तो सैमुअल टेलर कॉलरिज के जो डैड थे वो चर्च में प्रीस्ट थे और साथ ही साथ वो हेडमास्टर भी थे किंग्स स्कूल के. Now here are the famous works done by Samuel Taylor Coleridge. His famous works are The Rime of the Ancient Mariner, which we will be reading ahead, Kubla Khan, Biographia Literaria. It is also called Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. This is an autobiography of the poet which he published in the year 1817 in 2 volumes. Now let us see the background of the poem. The poem is considered to be one of the greatest poems of English literature. It is written in the form of a ballet. Just now I had told you ballad means that it is a story written in the form of a poem. It consists of 625 lines. So it is very long. It is very lengthy, which have been put in 7 parts. And in this chapter in class 10th, you will be going through the first and the second part of the poem. It is based on the dream of a friend of the poet. It is a rhyming poem about an old sailor and is set in the olden times. It is a story of sin, punishment and redemption of this ancient mariner. सिन का मतलब कि एंशिएंट मैरिनर ने एक कोई गलत काम किया था जिसको हम सिन कहते हैं और फिर उसको उसकी क्या सजा मिली
और कैसे उसने अपना जो गिल्ट है उसको खत्म किया, उसने अपनी सजा पूरी की, ये कहानी है ये एंशिएंट मैरिनर की इस पोएम में. The poet conveys the message. Now this poem conveys a very important message that those who harm and torture others can never have peace of mind. जो लोग किसी और को हार्म करते हैं यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनको तंग करते हैं, उनको कभी मन की शांति नहीं मिलती. The sinner as well as those who support a sin are punished. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पोएट कि भगवान पनिश करते हैं कोई भी गलत काम करने वाले को और उन लोगों को भी जो उसका सपोर्ट करते हैं. Students, now let us begin with the poem and its explanation. This is the first part of the poem. The poem begins, "It is an ancient mariner and he stoppeth one of three." Now, as I told you, इस poem में कुछ ancient words use हुए हैं जिनके spellings थोड़े different हैं. तो first ancient word जो आता है वो है stoppeth. Stoppeth means stopped. And mariner means a sailor, a person who goes on the ship into the sea. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि एक एंशियंट सेलर है. एंशियंट मीन्स ही इज एन ओल्ड मैन एंड वो बहुत ही ज्यादा ओल्डन टाइम्स को बिलोंग करता है. एंड ही स्टॉप्स वन पर्सन आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 persons. By thy long grey beard and glittering eye. Now, wherefore stoppest thou me? यहाँ पे फिर से कुछ ancient words आए हैं. सबसे पहले है thy. Thy means your. The next word is wherefore. Wherefore stands for why. Stoppest stands for stopping. Thou means you. And the word glittering means shining brightly with flashing points of light. जो one person है जिसको मैरिनर ने रोका है वो कहता है by your long grey beard. तो long grey beard किसकी है? मैरिनर की है, ये देख सकते हैं आप. और वो उसको कह रहा है कि तुम्हारी ग्रे लंबी सी दाढ़ी है एंड ग्लिटरिंग यानी कि बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइनिंग आईज हैं. और फिर वो पूछता है वाई हैव यू स्टॉप्ड मी. उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कहीं जा रहा था और रास्ते में इस बूढ़े से एंशियंट मैरिनर ने उसको रोक लिया. नाउ लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस विच आर देयर इन दिस पीस ऑफ द पोएम. जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है वो है alliteration. Alliteration means the repetition of a consonant sound in a series of words. Alliteration can be internal alliteration and it can be initial alliteration. यानी कि हो सकता है कि जो initial sound है words का वो repeat हो रहा है या फिर ये भी हो सकता है कि जो middle में sound आता है words के वो repeat हो रहा है. इस piece में alliteration है by thy long grey beard and glittering eye. तो यहाँ पे य साउंड रिपीट हो रहा है. अब इस पीस में जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है इसकी राइम स्कीम. जैसा कि हमें पता है टाइटल ये एक राइम है तो इसकी एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम है और इस पीस की राइमिंग स्कीम है ABCB. 3 me. So the repetition is in the second and the fourth line. चलिए आगे पढ़ते हैं. The bridegroom's doors are opened wide and I am next of kin. The guests are met, the feast is set. Mayst hear the merry din. तो यहाँ पे जो पर्सन जिसको रोका हुआ है एंशियंट मैरिनर ने वो एक वेडिंग गेस्ट है. और वो मैरिनर को कह रहा है
कि जो ब्राइड ग्रूम है, जो लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं बिकॉज दे आर रेडी टू बिगिन द वेडिंग सेलिब्रेशंस। और वो कहता है कि मैं नेक्स्ट ऑफ किन हूं, यानी कि मैं उसका बहुत क्लोज रिलेटिव हूं, मेरा उस वेडिंग में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। फिर आगे वो कहता है सारे गेस्ट आ गए हैं और फीस्ट यानी कि जो डिनर है वो भी सेट हो गया है। मेस्ट का मीनिंग है मे, और डिन का मतलब है जो मेरी म्यूजिक है शादी का, वेडिंग म्यूजिक, वो भी सुनाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि वेडिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है। तो वो जो पर्सन है जिसको रोका है मैरिनर ने, वो कहता है कि मैं एक वेडिंग गेस्ट हूं, मुझे जाना है और मेरी प्रेजेंस बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जो लड़का है जिसकी शादी हो रही है उसका एक बहुत क्लोज रिलेटिव हूं। सब गेस्ट आ गए हैं और फीस्ट भी लग गया है, डिनर भी सेट हो गया है और जो वेडिंग म्यूजिक है वो भी बजने लग गया है और वो सुनाई दे रहा है। अब इस पीस में जो पोएटिक डिवाइसेस आ रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। इस पीस में हम देख सकते हैं इंटरनल राइम है। राइम इज इंटरनल इन द थर्ड लाइन। द गेस्ट्स आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेट सेट, दिस इज द इंटरनल राइम इन दिस लाइन। और उसके अलावा जो इस पोएम की राइम स्कीम है ABCD, वो भी फॉलो हो रही है। आप देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ लाइन में राइम है, किन एंड डिन। नाउ लेट अस रीड अहेड। ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड। तो ये ही कौन है? ये सेलर या फिर जो एंशियंट मैरिनर है उसकी बात हो रही है। पोएट कह रहे हैं कि वो जो वेडिंग गेस्ट है उसको पकड़ लेता है अपने स्किनी हैंड से। स्किनी हैंड मीन्स वो बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन उसके हाथों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो कस के इस वेडिंग गेस्ट को पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है वेडिंग में जाने से। और फिर वो कहता है देयर वॉज अ शिप, कोथ ही। नाउ हियर कोथ इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट वर्ड, इसका मीनिंग है सेड। सो द एंशियंट मैरिनर सेज देयर वॉज अ शिप। नाउ इन दो लाइंस में हमें पता लगता है कि जो एंशियंट मैरिनर है वो फोर्स के साथ जबरदस्ती इस वेडिंग गेस्ट को रोक लेता है और वो उसको अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। वो उसको कहता है देयर वॉज अ शिप, तो वो उसको कोई पास्ट की कहानी सुनाना शुरू कर रहा है। होल्ड ऑफ, अनहैंड मी, ग्रे बियर्ड लून, eftsoons his hand dropped he। अब इसमें सबसे पहले कोई कह रहा है होल्ड ऑफ, यानी कि जो वेडिंग गेस्ट है वो एकदम से रिटेलिएट करता है, वो अपोज करता है इस सेलर को। वो सेलर को कहता है कि मुझे छोड़ दो। जो यहाँ पर हमें पता लगता है कि सेलर उसको होल्ड कर लेता है अपने स्किनी हैंड से, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो जो वेडिंग गेस्ट है वो रिवोल्ट करता है। वो सेलर को कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, अनहैंड मी। अनहैंड मीन्स कि जो तुमने मुझे कस के अपने हाथ से पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो मुझे। और फिर वो उसको कहता है ग्रे बियर्ड लून। लून मीन्स अ मैड पर्सन। सो दिस वेडिंग गेस्ट एड्रेसेस द सेलर एज अ लून, एज अ मैड पर्सन। वो उसको कहता है कि तुम पागल हो जो तुमने मुझे इतनी जोर से कस के पकड़ा हुआ है और मुझे छोड़ दो। eftsoons means at once, his hand dropped he। So the word dropped is also an ancient word, it means dropped। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे ही वेडिंग गेस्ट रिवोल्ट करता है और वो सेलर को एक पागल आदमी बोलता है, एकदम तभी सेलर अपना हाथ नीचे गिर देता है। तो जो उसने कस के पकड़ा हुआ था वेडिंग गेस्ट को, वो उसको छोड़ देता है। अब इस पीस में देखते हैं कौन से पोएटिक डिवाइसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस पीस की राइम स्कीम देखते हैं।
इसकी राइम स्कीम भी ABCB है। ही, तो ये राइम हो रहे हैं। नाउ लेट अस रीड अहेड। ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई। तो ये जो वर्ड है ग्लिटरिंग आई, ये सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। दिस इज अ पोएटिक डिवाइस ऑफ रेपिटिशन। पोएटिक डिवाइस ऑफ रेपिटेशन का बेसिक पर्पस ये होता है किसी चीज को जब आप एम्फसाइज करना चाहते हो। तो हमने पहले भी एक जगह देखा था ग्लिटरिंग आई यूज हुआ है, और ये दूसरी बार है कि पोएट कह रहे हैं ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई। नाउ हु इज ही इज द सेलर, और वो किसको पकड़ रहा है अपनी ग्लिटरिंग आई से? वेडिंग गेस्ट को। The wedding guest stood still. तो अब जैसा कि सेलर ने अपना हाथ तो छोड़ दिया है, उसने जो वेडिंग गेस्ट को कस के पकड़ लिया था, लेकिन अब पोएट कहते हैं कि उसकी जो आईज हैं, जो ग्लिटरिंग शाइनिंग आईज हैं सेलर की, उन्होंने वेडिंग गेस्ट को जैसे कि कैप्चर कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है, क्योंकि वो वेडिंग गेस्ट वहीं पर खड़ा हुआ है चुपचाप। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years child. The mariner hath his will. तो इन दो लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि जो वेडिंग गेस्ट है वो चुपचाप खड़ा होकर मैरिनर की बातें सुन रहा है, जैसे कि एक 3 साल का छोटा बच्चा खड़े होकर किसी की बातें सुनता है। The mariner hath his will. Hath का मीनिंग है has. तो फाइनली जो मैरिनर था उसने जो चाहा था वो ही हो रहा था। मैरिनर वांटेड दैट द वेडिंग गेस्ट शुड लिसन टू हिम, एंड नाउ फाइनली ऑल्दो ही हैज लेफ्ट हिम, स्टिल हिज आईज हैव कैप्चर्ड हिम एंड ही इज बीइंग हिप्नोटाइज्ड एंड ही इज स्टैंडिंग देयर एंड लिसनिंग टू द मैरिनर। एंड सो फाइनली जो मैरिनर चाहता था वो ही हो रहा है। वेडिंग गेस्ट एक 3 साल के छोटे बच्चे की तरह खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है। अब इस पीस में देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन से आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस पीस में फिर से एलिट्रेशन यूज हो रही है। मैं आपको बता चुकी हूं एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर एलिट्रेशन यूज हो रही है ही होल्ड्स हिम। जो ह साउंड है वो रिपीट हो रहा है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता चुकी हूं, वो है रेपिटेशन का, और यहां पे ये वर्ड्स ग्लिटरिंग आई रिपीट हो रहे हैं इस पोएम में। थर्ड पोएटिक डिवाइस जो इस पीस में है वो है सिमिली। सिमिली इज अ कंपैरिजन। एक कंपैरिजन जब आप ड्रॉ करते हैं दो चीजों में, उसको हम सिमिली कहते हैं, और जनरली सिमिली में लाइक या फिर एज का यूज होता है। तो यहां पर जब वो कह रहे हैं लाइक अ 3 years चाइल्ड, दिस इज अ सिमिली। यहां पर पोएट वेडिंग गेस्ट को और एक 3 year old बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वेडिंग गेस्ट चुपचाप खड़ा होकर सेलर की बातें सुन रहा था, जस्ट लाइक एक 3 साल का बच्चा होता है। Let us read the next stanza. The wedding guest sat on a stone. He cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. अब यहाँ पे एक unusual word है spake, which is spoke. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो वेडिंग गेस्ट था वो चुपचाप एक स्टोन के ऊपर बैठ गया, और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी जस्ट टू सिट देयर एंड लिसन टू दिस मैरिनर। और जब वो चुपचाप बैठ गया तो जो एंशिएंट मैन है, जो सेलर है बूढ़ा सा, वो बोलने लग गया, और वो फिर से एक बारी कहते हैं द ब्राइट आइड मैरिनर। Again the poet is referring to the bright eyes of the mariner. अब इस पीस में पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी राइम स्कीम क्या है।
इसकी राइम स्कीम भी ABCB है, आप देख सकते हैं, हियर मैरिना। तो फिर से यहां पर राइम हो रहे हैं ये दो वर्ड्स। There is one more poetic device used in this piece, that is repetition. जब हम आगे जाएंगे पोएम में तो हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है ब्राइट आइड मैरिना, ये भी रिपीट हो रहा है। So the poet is repeating both of these phrases. He is saying glittering eye again and again, and he is also saying bright eyed mariner because he wants to lay stress on the bright eyes of this old sailor. Let us read further. The ship was cheered, the harbour cleared. Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. तो अब ये एंशियंट मैरिनर है, अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो कहता है द शिप वॉज चीयर्ड, यानी कि सब लोग शिप को गुड बाय कह रहे थे और उसको ऑल द बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे थे जब वो शिप हार्बर से निकली। और वो कहता है शिप को सेल करने के लिए हार्बर को खाली कर दिया गया था। हार्बर वॉज क्लियर्ड सो दैट द शिप कुड स्टार्ट सेलिंग। एंड ही सेज मैरिली डिड वी ड्रॉप। तो कहता है बहुत खुशी खुशी हमारी जो शिप थी वो समुन्दर में चली गई। ड्रॉप हियर मीन्स के हार्बर से निकलकर सी में उनकी जो शिप है वो सेल करने के लिए निकल पड़ी। Below the kirk, kirk means the church, below the hill, below the lighthouse top. तो वो कह रहा है कि जहां पर उनकी शिप थी हार्बर में, वहीं पर ऊपर एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक चर्च था और वहीं समुन्दर में लाइट हाउस भी था। तो यहाँ पर सेलर सीन डिस्क्राइब कर रहा है उस हार्बर का जहां से उनकी शिप सेल करना शुरू हुई थी। वो कहता है कि वहां पर पहाड़ी के ऊपर एक चर्च था और वहां समुन्दर में एक लाइट हाउस भी था। Okay students, now let us see the poetic devices which are used in this piece. The first one is there is an internal rhyme. In the first line, cheered, cleared. This is an internal rhyme. Other than this, the rhyme scheme of this piece is also ABCB. You can see drop, top. So this is the rhyme in this piece. Now let us read the next stanza. The sun came up upon the left. Out of the sea came he. And he shone bright, and on the right went down into the सी। अब यहाँ पर सेलर कहता है कि जब उनकी शिप सेल करना शुरू हो गई तो थोड़ी देर के बाद उनकी लेफ्ट साइड से सन आ गया ऊपर आसमान में और वो ऐसे लग रहा था कि वो सी में से ऊपर बाहर निकल रहा है। और वो यहाँ पर ही किसको कह रहा है? सन को। और फिर वो कहता है ही शोन ब्राइट, सो ही इज अगेन द सन। वो कहता है कि सन बहुत ब्राइट शाइन कर रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद वो राइट साइड पर समुन्दर में वापस चला गया, यानी कि सन सेट हो गया। अब इस पीस की भी जो राइम स्कीम है वो फिर से ABCB ही है। हम देख सकते हैं ही सी ये राइम हो रहे हैं। There is another very important poetic device which is used in this piece, that is called personification. Personification का मतलब ये होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसी एट्रीब्यूट्स देना, लिविंग बीइंग्स की तरह उसको ट्रीट करना। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग है वो है सन, और जब वो सन को ही कह रहे हैं तो वो उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। दिस इज अ पोएटिक डिवाइस। अनदर पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन दिस पीस इज ऑफ रेपिटिशन।
आप फर्दर देखेंगे पोएम में कि ये जो सेंटेंस है, आउट ऑफ द सी केम ही, दिस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द पोएम. Also this sentence, went down into the sea, this is also repeated. So there are two instances of repetition in this piece. Out of the sea came he and went down into the sea. Now let us read the next piece.